हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट पेपर उनका हमारा वन शॉट वीडियोस जो चल रहे हैं, इसमें यूनिट 8 आज हम कवर करने वाले हैं। यूनिट 8 यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होने वाला है। और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले यूनिट को मैंने छोड़ा है क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ही हमें जो है लगाने होते हैं, और यहाँ मैं क्वेश्चन लगा के जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आपको लगाना है। मैं क्वेश्चंस कितना भी प्रैक्टिस करूँ, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। बाकी रिवीजन क्लासेस में मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी करने को मिले हैं। बाकी जो भी डाउट्स रहते हैं आप पूछते हो व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे भी आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पर जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतना आपको जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, इसलिए यूनिट 8 मैंने लिया है। अगर 9-10 कराने के बाद मेरे पास टाइम बचा तो मैं आपको आपका जो है डेटा इंटरप्रिटेशन वाला भी यूनिट इसमें कवर कर लूँगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वन शॉट वीडियो को। सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन, एंड today's one short video is all about information and communication technology. So let's get started. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये देखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए, ये ऐसे टेक्नोलॉजीज होती हैं ना जो जिनमें हम मीडिया, जिनमें हम मैनेजमेंट सिस्टम्स, हमारे ऑडियो विजुअल जितने भी एड्स आते हैं, इसके साथ साथ इंटरनेट, इंट्रानेट, जो भी हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, जितने भी हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से लेके और जितनी ओवरऑल टेक्नोलॉजी जो कि हम दूरस्थ रूप से प्रयोग कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है ताकि हम एफिशिएंटली अपने काम को कहीं से भी कर सकें विदाउट एनी बाउंडेशन ऑफ क्या जगह और प्लेस या फिर टाइम, है ना। तो इसको हम आईसीटी कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जहाँ भी टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात हो, नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल हो जहाँ पे, और मॉनिटरिंग फंक्शंस हो, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और सिंपली इसमें आपके कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से, इन सारी चीज़ों से एक्सेस कर सकते हो अपने टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो देखिए, आईसीटी का फुल फॉर्म आपको मालूम है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। आईटी होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है। और ये जो है लैन, आप ये समझ लो कि जैसे आपके ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, लैन, है ना। तो इसे ये लोकल एरिया नेटवर्क है। भाई वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो थोड़ा जो है दूर तक जो नेटवर्क फैला हुआ होता है और जिसकी जो पहुंच है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है। देखिए, ये क्या होता है, ये आपको एक टनल प्रोवाइड करता है, इसको हम टनलिंग भी कहते हैं। ये आपको एक टनल प्रोवाइड करता है आपके आईपी को, यानी जो आपका एड्रेस होता है ना इंटरनेट पे, आईपी एड्रेस जिसको हम कहते हैं, इसको मास्क करने में हेल्प करता है। मास्क करना मतलब क्या हो गया कि छिपाने में। तो अगर आप कोई ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपके आईपी एड्रेस को जो है हैकर्स से बचाना है आपको, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वेबसाइट के पहले जो HTTP या फिर HTTPS ऐसा लिखा होता है, www लिखने से पहले ऐसे करके लिखा होता है, तो ये S जब लग जाता है तो ये सिक्योर इसका मतलब होता है, और बाकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका मीनिंग होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है, जो भी वेबसाइट के लिए आप का जो पूरा जो लिंक होता है ना, उसको हम URL कहते हैं। जैसे www.google.com, तो ये URL हो गया। DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो डोमेन मिलते हैं वेबसाइट्स के लिए वो। TCP या IP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको हम कहते हैं। ये कुछ एब्रिविएशंस मैंने लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एब्रिविएशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आप जो है सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे तो आईसीटी के आपको हज़ारों एब्रिविएशंस आ जाएंगे। सारे कवर कराने एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने जो है कुछ यहाँ पे एब्रिविएशंस लिए और आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी कोई भी अगर ऐसा एब्रिविएशन आता है तो आप अच्छे से उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आप एक बार देखिए, उसको रिवीजन कर लीजिएगा जो भी आपको अभी तक कंटेंट प्रोवाइड किया गया है।
अब इंटरनेट के हम बेसिक्स को देखते हैं। तो देखिए इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है और ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसको हम कह सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना कुछ स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करके और एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या फिर जो भी आपके पास डेटा है उसका यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हैं क्या, ऑडियो को, वीडियो को, है ना, ऑडियो वीडियो, है ना, या फिर कोई भी फाइल हो। ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हैं। तो इंटरनेट जो है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है और ये आपस में कनेक्टेड होता है। तो आप जो है किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने से एक दूसरे किसी के मोबाइल तक आप जो है इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखें तो देखिए इंटरनेट के कुछ की कॉन्सेप्ट में वर्ल्ड वाइड वेब आता है, WWW। आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके पहले आप WWW जो है ये लिखते हो। ये एक सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इसको हम बोलते हैं। फिर होता है वेब ब्राउज़र। तो आपको मालूम है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है वेब ब्राउज़र, जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे सर्च इंजन्स होते हैं वेब ब्राउज़र्स में, वो लिंक होते हैं, तो उनसे आप जो है कुछ सर्च भी कर सकते हैं। अब ये सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन जो है वो एक प्रोग्राम होता है जो आपके लिए कोई भी आइटम, जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहो वो डेटाबेस में सर्च करता है। उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस होता है और उसमें सर्च इंजन जो है वो सर्च करता है। फिर आते हैं हम हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक जो है ये एक एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जो है ना, या तो उसी डॉक्यूमेंट में वो लिंक कर सकता है या दूसरे जगह से भी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी वो जो है लिंक कर सकता है। हाइपरलिंक इसको हम कहते हैं। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है ना। तो ये किसी और प्लेस से भी लिंक कर सकता है सेम डॉक्यूमेंट में, या फिर इंटायरली डिफरेंट डॉक्यूमेंट में भी ये लिंक कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। फिर आगे बढ़ते हैं, इंट्रानेट देख लेते हैं। इंटरनेट हमने देख लिया और इंट्रानेट जो है वो एक तरीके से उसका प्राइवेट वर्जन समझ लीजिए। तो ये जो है एक क्लोज सर्कल में होता है इंट्रानेट जो है। तो नाम से ही समझ में आता है। एक तो होता है इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में। तो दो प्लेसेस के बीच में अगर जो दूर दूर हैं तो वहाँ पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट, वो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क बोलते हैं। और इंट्रानेट जो है वो एक क्लोज सर्कल में होता है। तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ऐसा इंटरनेट का सुविधा किया गया है उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। यहाँ जो है ऐसे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है जो प्राइवेट होते हैं और जिनकी कनेक्टिविटी जो है ना वो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से जो है ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी उसका जो है जितने भी इंफॉर्मेशन उसके पास होंगी वो बाहर नहीं जाएंगी, लीक नहीं होंगी। उसके कुछ प्राइवेट ऑपरेशंस जो हैं वो उसके तक ही रहेंगे, या फिर जो एम्प्लॉयज़ जिनको एक्सेस दिया गया है वहाँ तक रहेगा। इसलिए इंट्रानेट का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े जो कंपनीज़ है वो इंट्रानेट का यूज़ करती हैं। कुछ फीचर्स देखें इंट्रानेट के तो देखिए इसमें एक्सेस कंट्रोल होता है। तो ये क्या करता है कि जिनको ऑथराइजेशन होता है वही यूज़ कर सकता है ना। तो ये एक्सेस जो है ना बहुत लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड एक्सेस होता है और जिसको ऑथराइज़ किया गया है वही यूज़ कर सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यूज कर लेगा। इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कम्युनिकेशन होगा वो वहीं रहेगा, कहीं बाहर लीक नहीं होगा। यहाँ पर जो है कोलैबोरेशन हो सकता है, टीम वर्क आप करना चाहते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिसोर्स अगर आप शेयर करके यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पॉसिबल हो पाता है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है उसको ये यूटिलाइज़ करता है और एक क्लोज सर्कल में रहता है। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इसकी हाई रहती है। तो जितने भी कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बारे में बाहर जानकारी ना पहुंचे, इसका पूरा ख्याल इंटरनेट के थ्रू रखा जाता है। ईमेल आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? ये जो है ना डिजिटल मैसेज जो है इंटरनेट पे एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। अभी तो बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम भी आ गए हैं, लेकिन पहले जो है ईमेल का और बहुत सारा यूज़ था और आज भी है, बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहते हैं। इसमें एक ईमेल एड्रेस होता है आपके पास, आप सभी के पास एक ईमेल एड्रेस तो होगा ही। तो ये जो है एक तरीके से आइडेंटिफायर होता है। तो आप अगर किसी को अपना ईमेल एड्रेस बताते हो तो उस वाले एड्रेस पे कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई मैसेज हो वो भेज सकते हैं। इसमें SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो है मेल कहीं भेजने के लिए यूज़ होता है। SMTP ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी होती, ये सब जो है ना ये बैकएंड पे होता है। फिर इसमें POP और IMAP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं या फिर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये रिसीव करते समय यूज होता है। जब आप मेल रिसीव कर रहे हो तो ये POP IMAP काम करता है और SMTP भेजते समय काम करता है। इसमें आप अटैच भी कर सकते हो, कोई भी फाइल हो गया, कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो आप किसी भी फॉर्मेट में, जैसे PNG फॉर्मेट हो या फिर कोई फाइल हो गया किसी भी फॉर्मेट में, वो आप अटैच कर सकते हो।
और देखिए ईमेल जो है ना वो स्पैम भी बहुत सारे होते हैं। कई बार आपका जो ईमेल है कहीं पे आप साइन अप करते हो तो वो ईमेल कई बार शेयर कर दिया जाता है कंपनीज़ द्वारा, और वहाँ से आपको जो है बहुत सारे ऐसे अनसॉलिसिटेड मेल यानी अवांछित ईमेल जो है आते हैं, और विज्ञापन वगैरह, एडवर्टाइजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, और ये स्पैम होता है। तो स्पैम जो है ये भी ईमेल में बहुत कॉमन है। बात करें ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, तो देखिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर जो है ना रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हुए इंटरनेट के थ्रू, और यहाँ पर ऑडियो सिग्नल्स का यूज किया जाता है। सिर्फ ऑडियो यहाँ पर अवेलेबल होता है, वीडियो अवेलेबल नहीं होता है। और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू कर सकते हो। ये सेम एप्लीकेशन जो है आप यूज़ कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी, लेकिन इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी जो है वो ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप जो है अपने कैमरे का इस्तेमाल ना करके ओनली ऑडियो के थ्रू आप जो है कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वही फिर यहाँ पर वीडियो के थ्रू होता है ना, तो रियल टाइम विजुअल कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे। यहाँ पर आपका वीडियो भी दिखता है, साथ में ऑडियो भी आता है। जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइप, ये सारी जो है ना प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको सुविधा प्रदान करती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। इसके फीचर्स जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, और आप जो है अपने पूरे कॉलीग्स को या फिर टीम में दिखाना चाहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो फिर आप जो है स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपना। वो स्क्रीन शेयरिंग के चलते जो है वो सभी लोग देख पाएंगे एग्जैक्टली कैसे क्या करना है। तो आप कुछ किसी एप्लीकेशन को समझा रहे हैं या फिर कैसे उसको यूज़ करना है, ये सारे जो है बहुत अच्छे फीचर्स जो हैं इसके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। फिर चैट आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो सिंपल मैसेजिंग वगैरह भी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, जो भी आपने जो है पूरा का पूरा जो भी आपका यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ उसको आप रिकॉर्ड करके और बाद में जो है देख सकते हो कि किसने क्या बोला है, उसके हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड भी हो सकती हैं। ये भी वहाँ पर आपके पास एक पॉसिबिलिटी होती है। अब हम देखते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो देखिए अगर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में अगर हम कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स देखें तो इसमें सबसे पहले देखिए ई लर्निंग, यानी इसमें ऑनलाइन कोर्सेज आ जाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा बोलबाला है ऑनलाइन कोर्सेज का। जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर ये भी एक ऑनलाइन कोर्स ही है, और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तब भी आप ऑनलाइन ही देख रहे हो। फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मूक्स जिसे बोलते हैं। तो जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्स आ गए हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोर्सेरा हो गया, खान अकेडमी हो गया, ये सारे जो है ना मूक्स हैं। फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे मूडल, कैनवस, ब्लैक बोर्ड। ये बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़ यूज करती हैं, जहाँ पर आपको आपके असाइनमेंट्स, आपको आपके प्रोजेक्ट, होमवर्क, ये सारी चीज़ें वहाँ से ही कंट्रोल हो जाती हैं। और वो एक पूरा का पूरा जो है ना सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पर एक टीचर अपने लर्नर का पूरा एक ग्राफ देख सकता है, एक तरीके से पोर्टफोलियो आप इसको समझ लो। और वहाँ पर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट को वो भी पूछ सकता है, कोई भी टीचर को कोई असाइनमेंट देना है तो वो भी वहाँ दे सकता है। ये पूरा एक सिस्टम होता है। वर्चुअल क्लासरूम होता है, जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, और कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो चुका है। डिजिटल लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो ऐसे जो है पुस्तकालय, ऐसी डिजिटल पुस्तकालय हैं जहाँ शैक्षिक संस्थानों के ऑनलाइन भंडारण का भी व्यवस्था होता है। ऑनलाइन रेपोजिटरीज भी होते हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज के, तो ये होता है डिजिटल लाइब्रेरी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पर छात्र पोर्टल, ऑनलाइन पंजीकरण यानी स्टूडेंट पोर्टल्स होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा होती है। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी ऑपरेट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन्स लेने हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को एडमिशन लेने हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है वेबसाइट के थ्रू, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके और जो है अपने एडमिशन को वहाँ पर पक्का कर सकते हैं। तो ये सारी सिस्टम ये भी उपलब्ध हैं। फिर आईसीटी एंड गवर्नेंस अगर हम देखें तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो कैसे यूज़ करता है आईसीटी को, या फिर जो है आप जो है अपने संस्थान में अगर कुछ गवर्न करना चाहते हो तो आप आईसीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आईसीटी जो है ना वो पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी आज के डेट में तो, और इससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है ना, यानी कि एक तरीके से दक्षता बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ रहा है, और सिटीजन इंगेजमेंट हो रहा है, यानी नागरिक जुड़ाव भी हो रहा है, यानी सिटीजन से इंगेज भी कर ले रहा है गवर्नमेंट, और जो भी सुविधाएं पहुंचाया जा रहा है उसका डिजिटल ब्यौरा होता है उनके पास, और डिजिटली सारी चीज़ें एक्सेस की जाती हैं। एप्लीकेशंस के तौर पे बात करें तो देखिए ई गवर्नमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन, जैसे ई आधार है ना, तो वहाँ पर आप आधार से क्या पूरा डेटा ऑनलाइन ले सकते हैं। फिर डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं, तो ये सारे ई गवर्नेंस है। फिर
ओपन डेटा होता है, पब्लिक एक्सेस होता है गवर्नमेंट डेटा का, तो इसके वजह से ना यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो जाती है। डिजिटल सिटीजनशिप भी हो रहा है, तो कई बार सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, है ना। साइबर सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट डेटा का सिस्टम का प्रोटेक्शन भी जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, उसमें हाई लेवल के सिक्योरिटीज़ भी लगी होती हैं, तो आपको साइबर सिक्योरिटी की भी कोई यहाँ पर चिंता नहीं है, साइबर सुरक्षा भी बेहतरीन प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। तो ये जो है आईसीटी का कुछ इस्तेमाल गवर्नेंस में भी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी देखिए आपके आधार से जो है सारी चीज़ें लिंक की जा रही हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, पैन हैं, वो सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं। फिर डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है, तो कोई भी सरकारी सुविधा अगर आपको देना है तो डायरेक्टली आपके बैंक तक सरकार पहुँचा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना पॉसिबल हो पा रही हैं ओनली बिकॉज ऑफ आईसीटी। कुछ करेंट ट्रेंड्स देखें तो अगर वर्तमान में क्या रुझान है, वर्तमान में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो देखिए ब्लॉकचेन जो है ना गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ब्लॉकचेन क्या होता है, देखिए ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप जो है ना बहुत सिक्योर और बहुत ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और उस ट्रांजैक्शन को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो कहाँ कितना पैसा गया ये ट्रैक हो सकता है। तो बहुत सारे गवर्नेंस प्रोसेसेस ऐसे आ रहे हैं, जैसे वोटिंग हो रहा है, पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और आगे आने वाले समय में बैंकिंग वगैरह में भी ये यूज होने वाला है, जिससे काफ़ी सिक्योर हो जाएगा, और जो जितने भी डिजिटल लेन देन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएंगी। फिर स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव्स भी आ रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जो कि स्मार्ट सिटी के तौर पर कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है। और कैसे हो रहा है, देखिए परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में, ऊर्जा प्रबंधन में, नागरिक जुड़ाव जैसे शहरी सेवाओं में भी आईसीटी का यूज़ हो रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी मैनेजमेंट और सिटीजन इंगेजमेंट में हो रहा है। स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, और स्मार्ट सिटीज़ में जो है ना बहुत सारे ऐसे काम जो कि आपको पहले लाइन में लग के फिजिकली वहाँ पर अवेलेबल होना पड़ता था, तो अभी वो स्मार्टली अवेलेबल हैं थ्रू डिजिटल मीडियम। फिर डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है ना वो फोकस कर रहा है डिजिटल आइडेंटिटी इनिशिएटिव्स पे, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सर्विस डिलीवरी और सिक्योरिटी को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। सरकारी सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षा में सुधार के लिए डिजिटल पहचान पहल पर ध्यान केंद्रित कर रही है गवर्नमेंट, और डिजिटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सेवाएँ दी जा रही हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और मैक्सिमम लोगों तक ये सुविधाएँ पहुँचाई जा सकें। फिर कुछ करंट ट्रेंड्स अगर हम देखें तो इसमें हाइब्रिड लर्निंग मेथड्स, अगर ये देखें हम किसमें, यहाँ पर हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स, जहाँ पर हम ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ साथ ऑनलाइन कंपोनेंट्स जो है वो उनका यूज़ करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ट्रेडिशनल क्लासेस तो देते ही ऑफलाइन, इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा अगर कोई इसको प्रॉब्लम है तो अपने पेस पे वो समझ सके, फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके पास। और कोविड-19 के बाद तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, गेमिफिकेशन आ गया है। तो यानी कि देखिए जब भी आप गेम डिज़ाइन के साथ अगर बच्चों को समझा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो एंगेज करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, और इसी इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए गेमिफिकेशन किया जाता है, जहाँ पर जो है ना एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, है ना, ऐसे तरीके से शैक्षिक संदर्भ में जो है वो डिज़ाइन किया जाता है कोर्स को, कि एक लेवल बाय लेवल जो है वो कोर्स बढ़ता रहे, और ऐसा लगे कि जैसे वो बच्चे जो है वो गेम खेल रहे हैं और उसके थ्रू वो लर्निंग कर लें। तो इससे एंगेजमेंट भी बढ़ता है और लर्निंग आउटकम भी और बेहतर होती हैं। फिर पर्सनलाइज लर्निंग का यहाँ पर प्रावधान है, तो जैसे एआई के थ्रू यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है अडॉप्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो जैसे बच्चों का जो स्तर है, उनका बौद्धिक स्तर जो है, कॉग्निटिव लेवल जो भी है उनका, उसके हिसाब से जो है एजुकेशनल कंटेंट जो है वो टेलर होता है, और उनके पेस पे जो है ना वो पढ़ सकते हैं। उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से शैक्षिक सामग्री और गति को जो है ना बिल्कुल ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये पर्सनलाइज लर्निंग हो जा रहा है, व्यक्तिकृत शिक्षण इसे हम बोलते हैं। फिर वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी यानी आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन में और इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको अगर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू प्लेन दिया जाए उड़ाने के लिए, तो वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे कि कैसे लैंडिंग कराना है, कैसे जो है टेक ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वर्चुअल रियलिटी से लर्निंग बेहतर होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी से भी। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बीच में डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है, और क्या डिफरेंस होता है अगर आप कहोगे तो मैं आपको ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेना था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ही ये क्लास था, क्योंकि ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं, बहुत ईजी यूनिट माना जाता है। और आपके तौर पे आपको यही करना है कि जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितने भी यहाँ पर एब्रेविएशंस हैं, उनको याद कर लीजिए, और
मेमोरी हायरार्की को जरूर याद कर लीजिएगा कि मेमोरी में जैसे कितने टेराबाइट, कितने मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, योंटोबाइट है ना, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। और इसको जो है ना बिल्कुल ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में याद करिएगा, यानी स्मॉलर से ग्रेटर, यानी बिट से स्टार्ट करिएगा, बिट, बाइट ऐसे लेते हुए किलोबाइट, ऐसे करते हुए आपको जो है ना आगे बढ़ते रहिएगा। और अगर आप को चाहिए कि मैं आपको जो है ना ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूं, तो आप एक बार मुझे पिंग करिएगा व्हाट्सएप में, मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा जो मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मेमोरी हायरार्की आप देख लीजिएगा। ये भी आप कुछ उसके जो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन है वो देख लीजिएगा कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो कब इन्वेंट हुआ था, वैक्यूम का कब इस्तेमाल होता था। फिर इसके अलावा जो है वो ट्रांजिस्टर्स वगैरह के बारे में देख लीजिएगा, प्रिंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं। और बाकी तो यहाँ पर हमने कवर कर ही दिया है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपके सारे जो है जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हों, और कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट करिए, वहाँ पर आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी इस यूनिट में इतना ही जो है हम लेते हैं। वन शॉट वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने से कोई मतलब है नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले यूनिट में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।